बात कर ले साथियों, जो याचिका है उस याचिका पर जो आपकी सुनवाई हुई वो 18 अक्टूबर को भी हुई है और 23 अक्टूबर को हुई है। 18 अक्टूबर की जो आपकी सुनवाई है उसका आर्डर आप सभी के सामने है। आर्डर से आपको कहीं ना कहीं केस के बारे में सारी जानकारी स्पष्ट होगी। यहाँ पर देखेंगे 18 अक्टूबर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्री ईशान वर्मा याचिकाकर्ता के वकील, सुश्री शैलजा शुक्ला सरकार राज्य के लिए वकील, श्री भास्कर प्यासी प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि राज्य प्रतिवादी सहायक शिक्षक के पद पर उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रहे हैं जिन्होंने प्रमाण पत्र या दस्तावेज संलग्न किए हैं जो दर्शाते हैं कि उन्होंने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल मोड के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS द्वारा आयोजित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED उत्तीर्ण किया है। उन्होंने कहा उक्त पाठ्यक्रम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अनुमति दी गई थी ताकि वह NCT द्वारा प्रदान की गई योग्यता प्राप्त कर सके। हालांकि नई भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा के अनुसार केवल नियमित DLED पाठ्यक्रम ही अनुमत है। शिक्षा और प्रशासनिक संवर्ग भर्ती और पदोन्नति नियम 2019। उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी अन्य याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद मेरिट सूची को फिर से तैयार कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि BEd प्रमाण पत्र धारक सहायक शिक्षक के पद के लिए नियुक्ति के लिए हकदार नहीं है। विद्वान राज्य वकील ने दलील दी कि इस रिट याचिका में उठाए गए आधारों को देखते हुए उन्होंने निर्देश प्राप्त करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाना चाहिए और उन्हें इस मामले में अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने की प्रार्थना की। जैसा कि राज्य के वकील ने प्रार्थना की इस मामले को 23/10/2024 को एक नए मामले के रूप में सूचीबद्ध करें। अब हम बात कर लें, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया ये आदेश है। सुनवाई का सारांश इंगित करा दें तो पिटिशनर की ओर से जो एडवोकेट हैं उन्होंने कोर्ट को इंगित कराया है जो 18 मंथ का ये डिप्लोमा है, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इसको लेकर के उन्होंने जो 2019 के जो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन है भर्ती को लेकर के, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है प्रत्येक राज्य में एक कहीं ना कहीं अध्यापक नियमावली होती है जिसमें भर्ती को लेकर के सभी प्रोसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कोर्ट के सामने इंगित कराया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको इंगित कराया गया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना है। और आप सभी को इंगित करा दें उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तभी 28/11/2023 को NIOS DLED के परिपेक्ष में जो फैसला आया था तो सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया है। तो इस प्रकार से सभी तथ्यों को रखने के बाद फाइनल रूप से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो निष्कर्ष निकल कर आया कहीं ना कहीं ये NIOS DLED अभ्यर्थियों के अगेंस्ट याचिका है। हालांकि कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष अभी निकलना शेष है कि आगे स्टेट की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस पर क्या स्थिति रहेगी। अगर हम बात कर लें BEd के परिपेक्ष में जो आर्डर में चीज़ें मेंशन की गई हैं, 2 अप्रैल 2024 को BEd के और वर्सेस BTC के मामले में एक फैसला आ चुका है कोर्ट का। उस फैसले में स्पष्ट तौर पर BEd अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए DEd अभ्यर्थियों का चयन किया जाए, इसके लिए सिलेक्शन लिस्ट को जो है रीअरेंज किया जाए, ये निर्देश दिया गया है कोर्ट के माध्यम से। हालांकि वहां पर अभी तक कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका सभी को इंतजार है, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। और स्पष्ट तौर पर उस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तब सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट का जो है वो बरकरार रखा गया। अब साथियों बात कर लें जो सुनवाई का पूरा कहीं ना कहीं एक संक्षिप्त सार था वो हमने आपको इंगित कराया है। अब जो 23 अक्टूबर की सुनवाई हुई आखिर उसमें क्या निष्कर्ष निकला, आइए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 23/10/2024 को जब सुनवाई हुई तब यहाँ पर श्री ईशान वर्मा याचिकाकर्ता के वकील, राज्य की ओर से जो है सरकारी अधिवक्ता सुश्री शैलजा शुक्ला और प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री भास्कर प्यासी। प्रतिवादी संख्या 5 को नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क के भुगतान पर नोटिस जारी करें। नोटिस 3 सप्ताह के भीतर वापस किया जाना चाहिए। इस मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें। अब यहाँ पर 4 नंबर पर किसे बनाया गया रिस्पोंडेंट, 5 नंबर पर किसे रिस्पोंडेंट बनाया गया, ये जानना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर रिस्पोंडेंट में बात कर लें, नंबर 1 पर रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को बनाया गया है, ये देख सकते हैं, वो एडवोकेट का नाम आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंशन है। साथ ही अगर बात कर लें 2 नंबर 3 नंबर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देखेंगे डायरेक्टर डायरेक्टिव ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस
और डायरेक्टर 2 नंबर पर, 4 नंबर पर एनसीटी को और 5 नंबर पर एनआईओएस को यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया। एनसीटी की ओर से स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं अपीयरेंस के बारे में। तो आगे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि जो स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं, जो एजी सर का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर बात कर लें जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो एडवोकेट भास्कर प्यासी सर का नाम दिख रहा है, इनकी अपीयरेंस किसकी ओर से रही? रिस्पोंडेंट नंबर 4, यानी अगर हम बात कर लें तो एनसीटी की ओर से। तो ये स्पष्ट हो गया कहीं ना कहीं जो एडवोकेट का नाम यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है वो स्पष्ट हो गया है। तो फाइनली आपने देखा कि यहाँ